क्या आप भी अपने बिजनेस में पेमेंट फंसने की समस्या से जूझ रहे हैं? क्या आप भी भरोसे पे अपने गुड्स या सर्विसेज क्रेडिट पे दे देते हैं और बाद में अपनी ही पेमेंट को रिकवर करने के लिए आपको बायर के आगे पीछे घूमना पड़ता है? क्या आपके बिजनेस की ग्रोथ भी इस फंसी हुई पेमेंट की वजह से स्लो हो गई है? तो इस वीडियो के साथ अंत तक जुड़े रहिए, क्योंकि आज मैं आपके लिए लाया हूँ 7 ऐसी लीगल टिप्स जिससे आप अपनी पेमेंट फंसने समस्या को अवॉइड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें पहले आ जाता है वेरिफिकेशन ऑफ द बायर। आज के स्मार्टफोन्स के दौर में अधिकतर ऑर्डर्स हमें इंडिया मार्ट और ट्रेड इंडिया जैसी वेबसाइट के माध्यम से ही मिलते हैं। अब इससे आपको अपना प्रोडक्ट पूरे भारत में बेचने का मौका तो मिल जाता है, लेकिन साथ ही साथ आपकी पेमेंट फंसने का रिस्क भी यहाँ पर बढ़ जाता है, क्योंकि इन केसेस में आप बायर से मिलते नहीं हैं, बस फोन या ईमेल पे ही आपकी उनसे बात हुई होती है। तो ऐसे में अगर आपको अपने प्रोडक्ट्स क्रेडिट पे देने हैं तो आप ये सुनिश्चित कर लें कि आपने बायर की जांच पड़ताल अच्छे से कर ली है और उससे उसकी रजिस्ट्रेशन के कुछ ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स उसकी ऑथेंटिकेशन के लिए ले लिए हैं। अगर आपने किसी बड़ी कंपनी जैसे टाटा, मारुति, रिलायंस के लिए कभी काम किया हो तो ये सारी बड़ी कंपनीज आपसे वेंडर कोड जनरेट करवाती हैं। कुछ उसी तरह ही आपको भी अपने बायर की कुछ ज़रूरी इन्फॉर्मेशन लेनी है। उस फॉर्म को मैंने आपकी सहूलियत के लिए बना लिया है और आपसे अभी स्क्रीन पर शेयर कर रहा हूँ। यहाँ पे आपको कंपनी की सारी बेसिक डिटेल्स लेनी है। इसके साथ आपको कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स भी उनसे मांगने हैं, जैसे कि उनका जीएसटी सर्टिफिकेट्स, आधार कार्ड ऑफ द ओनर, उनका कैंसिल चेक और फॉर पार्टनरशिप फॉर्म्स उनकी पार्टनरशिप डीड की कॉपी लेनी बहुत ज़रूरी है। मैं समझ सकता हूँ कि काफ़ी बार ये फॉर्म भरवाने और डॉक्यूमेंट्स देने के लिए लोग एतराज़ कर सकते हैं। यहाँ पे डिटेल्स इसलिए भी लेनी ज़रूरी है कि अगर आगे जाके ये पार्टी आपकी पेमेंट रोकती है और आपको कोई केस करने की नौबत आती है तो आपको पता रहना चाहिए कि दूसरी पार्टी की डिटेल्स क्या है, तभी आप इफेक्टिवली कोई प्रोसीडिंग्स उनके अगेंस्ट इनिशिएट कर पाएंगे। यहाँ मैं एक और सलाह भी आपको दूंगा कि अगर आप किसी प्राइवेट लिमिटेड या लिमिटेड कंपनी से डील कर रहे हैं तो आप मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की वेबसाइट पे उस कंपनी द्वारा फाइल की गई बैलेंस शीट्स, डायरेक्टर्स आइडेंटिफिकेशन फॉर्म्स, मॉर्गेज लिस्ट ऑफ डेटर्स एंड क्रेडिटर्स जैसे क्रूशियल डॉक्यूमेंट्स भी जरूर निकाल लें। हर रजिस्टर्ड कंपनी को ये सारे डॉक्यूमेंट्स की एनुअल फाइलिंग करनी होती है, जो कि फिर पब्लिक रिकॉर्ड बन जाता है और फिर थोड़े से पैसे देकर आप एमसीए की वेबसाइट से इसको इजीली एक्सेस कर सकते हैं। इन डॉक्यूमेंट्स की मदद से आपको कंपनी की पूरी फाइनेंशियल रिपोर्ट मिल जाती है और आपको उनकी पेमेंट देने की क्षमता और इनकी एसेट्स की वैल्यू भी पता चल जाती है और आपको ये भी पता चल जाता है कि इनकी पेमेंट का साइकिल क्या है, इनको मार्केट और बैंक्स के कितने पैसे देने हैं। उस बेसिस पे आप डिसाइड कर सकते हैं कि ऐसी कंपनी को आपने क्रेडिट पे गुड्स देने भी हैं कि नहीं। अब इस सब जानकारी के बाद आपका पेमेंट फंसने का रिस्क काफ़ी हद तक कम हो जाता है। दूसरा आ जाता है सिक्योरिटी चेक्स। कोई अगर आपकी पेमेंट नहीं देता तो आपके पास अधिकतर केसेस में सिर्फ सिविल केस करने का ही ऑप्शन होता है, जो कि आप एमएसएमई समाधान या कोई कमर्शियल केस फॉर रिकवरी फाइल कर सकते हैं। एमएसएमई समाधान से रिकवरी कैसे करनी है उस पर मैंने डिटेल में एक वीडियो बनाई है, आप उसको स्क्रीन पर आ रहे लिंक पर क्लिक कर चेक कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास दूसरी पार्टी की सिक्योरिटी चेक्स हैं तो आप उनको भी यूज़ कर सकते हैं अपनी रिकवरी करने के लिए, क्योंकि चेक बाउंसिंग एक क्रिमिनल ऑफेंस है एंड अंडर सेक्शन 138 ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट इसमें 2 साल की सज़ा और डबल द चेक अमाउंट का कॉम्पनसेशन भी देना पड़ सकता है। और इसके होने से दूसरी पार्टी के ऊपर प्रेशर भी बना रहता है, क्योंकि एक सिविल केस से हटकर इस केस में दूसरी पार्टी को हर डेट पर प्रेजेंट होना पड़ता है। केस की स्टार्टिंग में बेल करवानी पड़ती है और हियरिंग्स पर पेश ना होने पर अरेस्ट और पीओ प्रोसीडिंग्स भी उनके अगेंस्ट इनिशिएट हो सकती हैं। यहाँ पे इस चीज़ का ध्यान जरूर रखें कि चेक आप उसकी वैलिडिटी जो कि 3 महीने की है उसके अंदर ही प्रेजेंट करें और बाकी लीगल फॉर्मेलिटीज़ जैसे कि इशूइंग ऑफ लीगल नोटिस और फाइलिंग ऑफ केस विद इन लिमिटेशन ही करें। तो जैसे आपने अब जान लिया है कि सिक्योरिटी चेक होने से आपकी पेमेंट काफ़ी हद तक सिक्योर हो जाती है। इन केसेस में थोड़ा डिले ज़रूर आता है, बट अगर आपका केस ठीक तरीके से हैंडल हो रहा है तो लास्ट में आपको आपकी पेमेंट मिल ही जाती है। अगर चेक बाउंस केसेस के संदर्भ में आपको कोई डाउट है तो आप नीचे स्क्रीन पे आ रहे नंबर पर कॉल करके हमारी टीम से कनेक्ट कर सकते हैं, आपकी पूरी सहायता की जाएगी। तीसरा आता है इसमें प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन ऑफ द ट्रांजैक्शन। कोई भी गुड्स सर्विसेज रेंडर करने के लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स का होना बहुत ज़रूरी है, जैसे कि जीएसटी इनवॉइसेस, ई-वे बिल्स एक्सेट्रा। लेकिन क्या आपको पता है कि इन ज़रूर डॉक्यूमेंट्स को आप कैसे अपने फ़ायदे में इस्तेमाल कर सकते हैं जिससे आपको अपनी पेमेंट टाइमली मिल जाए? चलिए जानते हैं। तो आप सब अपने गुड्स तो इनवॉइसेस पे ही बेचते हैं, लेकिन क्या कभी रुककर आपने चेक किया है कि उस इनवॉइसेस पे नीचे कुछ टर्म्स लिखे रहते हैं? वो टर्म्स क्या हैं? आपकी आसानी के लिए स्क्रीन पर मैं एक ड्राफ्ट इनवॉइस शेयर कर रहा हूँ उन टर्म्स के साथ जो होने जरूरी है। पहला इसमें आ जाता है द पेमेंट इज ड्यू विद इन 7 days फ्रॉम द डेट ऑफ इनवॉइस। फिर इन केस ऑफ डिलेड पेमेंट इंटरेस्ट विल बी चार्ज एट द रेट ऑफ 18% per annum। Thirdly,
Goods once delivered are non-returnable. Any defects in the delivered goods must be reported in writing within 3 days of the receipt. We are a registered enterprise under MSME Act 2006. इन टर्म्स के होने से बायर पे प्रेशर तो पड़ेगा ही, साथ ही साथ अगर कभी आपको आगे केस में भी जाना पड़े तो उसमें भी आपको इन टर्म्स के होने से काफी आसानी होगी। इसके अलावा आप कोशिश करें कि बायर आपको एक परचेज ऑर्डर या वर्क ऑर्डर इशू करे, और अगर हो पाए तो ऊपर दी हुई टर्म्स को आप उस परचेज ऑर्डर में भी जरूर मेंशन करवाएं। नहीं तो कम से कम इस चीज का जरूर ध्यान रखें कि कहीं वो टर्म्स आपके अगेंस्ट ना हो। आपको इस बात का भी ध्यान रखना जरूरी है कि आप सामान सिर्फ जीएसटी बिल पर ही भेजें, ना कि किसी चालान या कच्ची रसीदों पर, क्योंकि बिना पक्के जीएसटी बिल के आपके लिए पैसे क्लेम करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसमें अगली इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है प्रॉपर फॉलोअप्स करना। काफी बारी देखा जाता है कि सेलर अपने गुड्स प्रदान करने के बाद कुछ समय तक पेमेंट लेने पे तक स्ट्रेस नहीं करता और बायर को खुद ही डील देता है, जिससे काफी बार उनका इरादा ही बदल जाता है पेमेंट देने के लिए। आपको ये समझना होगा कि कोई भी आपको पैसे तब तक नहीं देगा जब तक आप उनसे मांगोगे नहीं और जरूरत पड़ने पर अपने हक के लिए लड़ोगे नहीं। फॉलोअप्स करने के लिए मैंने एक शेड्यूल और फॉलोअप में यूज करने के लिए लैंग्वेज का एक ड्राफ्ट रेडी किया है। क्योंकि हम काफी सारे रिकवरी मैटर्स हैंडल करते हैं, इसलिए हमने फॉलोअप का एक मैकेनिज्म इजाद किया है जो आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन में लागू कर सकते हैं। स्क्रीन पर अब आप एक टेबल देख रहे होंगे। इसके अनुसार कब किस तरह का ईमेल आपको किसको भेजना है वो इसमें लिखा है। आप अपने काम के अनुसार इसमें अपनी मॉडिफिकेशंस कर सकते हैं। फिर आ जाते हैं हम रजिस्ट्रेशन अंडर MSME एक्ट एंड अदर बेनिफिशियल लेजिस्लेशंस। काफी बार सेलर अनअवेयरनेस और इग्नोरेंस के कारण भी अपनी पेमेंट खो बैठते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहली वीडियोस में बताया था कि डिलेड पेमेंट की रिकवरी करने के लिए MSME समाधान में आप केस डाल सकते हैं, लेकिन वो सिर्फ तभी संभव होगा जब आप उसके अंदर रजिस्टर्ड होंगे। याद रखिए, MSME के अंदर केस डालने के लिए आप तभी एलिजिबल होंगे जब आपके गुड्स प्रदान करने की डेट रजिस्ट्रेशन डेट की बात की। इसलिए आवश्यक है कि आप MSME एक्ट के अंदर खुद को रजिस्टर कर लें ताकि आप इस स्कीम का बेनिफिट ले पाएं और अपनी अटकी हुई पेमेंट को प्राप्त कर पाएं। और जब आप खुद को रजिस्टर करवा लेंगे तो आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर भी इनवॉइस पर मेंशन कर सकते हैं ताकि बायर को क्लियर हो जाए कि आप एक MSME हैं और आपकी पेमेंट MSME एक्ट की सेक्शन 15 के तहत उनको 45 दिनों के अंदर ही करनी है। फिर आ जाते हैं नॉन रेजोल्यूशन ऑफ डिस्प्यूट्स। काफी बार जब हम अपने गुड्स एंड सर्विसेज रेंडर कर देते हैं, उसके बाद जब पेमेंट देने की बारी आती है तो बायर कई बार दूसरी डिस्प्यूट्स रेज कर देता है। काफी बार तो डिस्प्यूट्स गलत होते हैं, लेकिन कुछ जेन्युइन और वैलिड कंसर्न्स भी हो सकते हैं। एज पर सेक्शन 2B2 ऑफ MSME एक्ट, बायर को अगर गुड्स या सर्विसेज के रिलेटेड कोई भी इशू है तो वो उनको 15 दिन के अंदर ही राइटिंग में रेज करना है। उसके बाद किया हुआ कोई भी कंसर्न एडमिसिबल नहीं होगा। तो याद रखिए, अगर बायर आपको 15 दिन के अंदर कोई इशू रेज करता है तो उन कंसर्न्स को एड्रेस करके रिजॉल्व करने की जिम्मेदारी आपकी है। और वो कोई नाजायज या इनवैलिड कंसर्न भी है तो उस केस में भी आप सीधा ये बात उनको राइटिंग में कन्वे कर सकते हैं। इससे आपको ये फायदा होगा कि फर्ज करें कल को आपको कोर्ट में भी जाना पड़े तो आपके ऊपर कोई भी ऐसी बात नहीं आएगी कि टाइमली मैनर में आपने उनके वैलिड कंसर्न को रेक्टिफाई नहीं किया, और आपकी पेमेंट सिक्योर रहेगी। इसके बाद आ जाते हैं हम टाइमली फाइलिंग ऑफ केसेस पर। अगर आपने अब तक की बताई सारी टिप्स मान ली हैं तो इस लास्ट और सबसे जरूरी टिप को भी बिल्कुल मत भूलना, जो कि टाइमली फाइलिंग ऑफ द केसेस। एज पर द लिमिटेशन एक्ट, किसी भी रिकवरी केस को फाइल करने का टाइम 3 years फ्रॉम द डेट ऑफ लास्ट ट्रांजैक्शन होता है। यानी कि आपके गुड सप्लाई करने या आपके उनसे लास्ट आई हुई पेमेंट के 3 साल के अंदर ही आपको अपना केस फाइल करना होगा। उसके बाद फाइल किए सारे केसेस बार्ड बाय लिमिटेशन यानी अमान्य होंगे। चेक बाउंस केसेस डालने की लिमिटेशन पे और ध्यान देना जरूरी है, क्योंकि इसमें चेक आपको 3 महीने के अंदर प्रेजेंट करना होता है और रिटर्न मेमो मिलने के बाद नोटिस आपको 1 महीने के अंदर भेजना होता है, जिसमें आप बायर को 15 दिन का टाइम देते हैं पेमेंट करने के लिए। और उस टाइम पीरियड के एक्सपायर होने के बाद सिर्फ 30 दिन का टाइम होता है केस डालने के लिए। इसलिए इन डेट्स को लेकर बिल्कुल सतर्क रहें ताकि आपकी खुद की गलती से आपका केस कभी खराब ना हो। अगर इन सारे स्टेप्स का पालन करने के बाद भी आपकी पेमेंट फंसी हुई है तो स्क्रीन पर आ रहे इस लिंक पर जरूर क्लिक करें और हमारी दूसरी वीडियो को ध्यान से देखें, जिसमें उन सारे लीगल तरीकों के बारे में बताया गया है जिनको यूज करके आप अपनी पेमेंट को जल्दी ही रिकवर कर सकते हैं। पेमेंट रिकवरी से जुड़ी और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे जरूर क्लिक करें ताकि आप हमारे चैनल की कोई भी वीडियो को मिस ना करें। अपनी पेमेंट रिकवरी से जुड़े किसी भी और इशू को आप नीचे आ रहे नंबर पर क्लिक करके हमारी टीम से डिस्कस कर सकते हैं। आपकी पूरी सहायता की जाएगी। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर करें ताकि पेमेंट रिकवरी से जूझ रहे बाकी लोगों को भी इससे हेल्प हो सके। मिलूंगा आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।